ब्रह्मपुत्र की लहरों में इस बार सिर्फ पानी की धारा नहीं बल्कि सियासत का सैलाब उमड़ना शुरू हो गया। असम विधानसभा चुनाव की घड़ी जैसे जैसे करीब आ रही है, गुवाहाटी से लेकर के दिल्ली तक की सियासी गर्माहट तेज हो गई। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिसने असम में मिशन हैट्रिक के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पूरी तरीके से मोर्चा संभाल रहे हैं। नितिन नवीन 2 दिवसीय दौरे पर पहले दिन डिब्रूगढ़ में पन्ना प्रमुख सम्मेलन में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते नजर आए और इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का टारगेट बिल्कुल सेट कर दिया है। नितिन नवीन ने विधानसभा चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए हर एक बूथ पर 50% वोट हासिल करने का लक्ष्य डिसाइड किया है। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से हमेशा कहता हूं, कोई काम को छोटा मत समझिएगा। अगर राजनीति में आगे बढ़ना है तो हमेशा 2 पायदान नीचे उतर कर काम करना चाहिए। अगर हमारा मंडल अध्यक्ष शक्ति केंद्र से बूथ पे चला जाए और हमारा बूथ अध्यक्ष घर घर संपर्क में अपने पन्ना प्रमुख के साथ उतर जाए तो कोई ताकत नहीं है जो भाजपा को किसी बूथ पे हरा पाएगी। तो हम सब कोई बूथ को मजबूत करते हुए हर बूथ पे पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से भाजपा के विचारों को, भाजपा के नीतियों को, भाजपा के काम को और हमारे नेतृत्व का जो पूरी तरह से इस देश को एक साथ सूत्र में बांध कर चलने की जो सोच है मोदी जी की, उस सूत्र से पूरे देश को बांध के चलना है। तो देखिए, बीजेपी का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, ना रुकना है ना थकना है, बस जीत का परचम फिर से फहराना है और हैट्रिक लगाना है। बीजेपी एक्शन मोड में है तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने अपनी सबसे बड़ी ट्रम्प कार्ड यानी कि प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा है। महाकुंभ के इस मैदान में जहां पर एक तरफ बीजेपी की संगठनात्मक शक्ति और नवीन रणनीतियां हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रियंका गांधी के जरिए खोई हुई जमीन वापस पाने की जद्दोजहद है। तो इस समय असम में जो आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं, उसको लेकर के जो तैयारी है वो दोनों ही पार्टी की पूरी तरीके से तेज नजर आती है। प्रचंड जीत को लेकर के नितिन नवीन एक तरफ रणनीतियां बना रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। 50% वोट लाने की जो प्रेरणा है और जो टारगेट है वो नितिन नवीन अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस भी चुनावी मोड में आती हुई नजर आ रही है असम में। तो असम में आने वाले दिनों में होने हैं विधानसभा के चुनाव, जिसको लेकर के तैयारी पूरी तेज नजर आ रही है। पन्ना प्रमुखों के साथ लगातार नितिन नवीन बैठक कर रहे हैं, इसके साथ ही चर्चाएं चल रही हैं। बीजेपी ने एक बार फिर से ठाना है असम में जीत का परचम लहराना है। बीजेपी की तरफ से असम में चुनाव को लेकर के तैयारी बिल्कुल तेज है और सिर्फ असम में ही नहीं बल्कि आने वाले दिनों में जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उसको लेकर के बीजेपी अपने कमर को कस रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस समय एक्शन मोड में है। 29 से 61 का आंकड़ा कैसे पार हो, ये टारगेट है। पिछली बार बीजेपी के खाते में 60 सीटें गई थी। कुल सीटों की संख्या असम में 126 है और ऐसे में टारगेट तक कैसे पहुंचे, इसको लेकर के कांग्रेस भी अपनी तैयारी कर रही है। वहीं पिछले दिनों से ही बीजेपी की तरफ से असम चुनाव को लेकर तैयारियां हो रही है। हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। नितिन नवीन भी वहां पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले बीजेपी के कई बड़े जो नेता हैं उनका पहुंचना हुआ है। तो प्रचंड जीत को लेकर के रणनीतियां बनाई जा रही है। असम में कुल 126 सीटें हैं जिसको लेकर के रणनीति सेट हो रही है। एक तरफ बीजेपी के लिए चुनौती है
अपने सीटों को बचाकर रखना और मैक्सिमाइज करना। वहीं कांग्रेस 26 से कैसे आगे बढ़े, इसको लेकर के एडिशनली जो मेहनत है वो कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से अब की जा रही है। बीजेपी की ये रणनीति, बीजेपी का नाम, प्रधानमंत्री मोदी का नाम और हेमंता बिस्वा शर्मा का काम, इसके आधार पर इस बार बीजेपी एक बार फिर से असम की जनता से वोट मांगती नजर आएगी। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंच चुकी है असम। मां कामाख्या मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है और चुनावी रणनीति लेकर के बिसात बिछाने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची हुई है असम के दौरे पर। असम में बीजेपी का जोश हाई नजर आ रहा है। वहीं नितिन नवीन और प्रियंका गांधी दोनों ही जब असम में मौजूद हैं तो अपनी अपनी पार्टी के लिए काम इस समय जोरों पर चल रहा है। एक तरफ कांग्रेस का मिशन असम, तो वहीं अपनी सरकार को बचाने की कवायद बीजेपी की तरफ से हो रही है। असम में आने वाले दिनों में 126 सीटों पर विधानसभा के चुनाव होंगे। ऐसे में रणनीति बिल्कुल साफ, बिल्कुल क्लियर नजर आती है। हेमंता बिस्वा शर्मा एक बार फिर से चुनावी धार दे करके चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं नितिन नवीन पहुंचे हैं, बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि असम में इस समय मौजूद हैं और चुनावी धार को और मजबूत करने की कोशिश और धारदार करने की कोशिश नितिन नवीन की है। ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ताओं को अब टारगेट सेट करने का काम नितिन नवीन द्वारा किया जा रहा है। नितिन नवीन ने 50% वोट हासिल करने का एक टारगेट सेट किया है। दो 2021 में जब असम में विधानसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी के खाते में 60 सीटें गई, कांग्रेस के खाते में कुल 29 सीटें गई थी, एजेपी 9 सीटों पर सिमट कर रह गई और एआईयूडीएफ के खाते में 16 सीटें गई हैं। और ऐसे में कांग्रेस 29 से आगे बढ़े और बीजेपी इन्हीं सीटों पर कायम रहे। हालांकि नितिन नवीन की तरफ से 50% सीट का जो टारगेट है वो सेट किया गया है, जिसको लेकर के अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए नितिन नवीन देखे गए। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस से पहुंची हैं और उनकी तरफ से भी अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का प्रयास इस वक्त किया जा रहा है। देखिए, असम में इस समय चुनावी सरगर्मी बिल्कुल जोरों पर है। एक तरफ नितिन नवीन पहुंचे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची हुई हैं। ऐसे में दोनों पार्टी अपनी अपनी कोशिशें कर रही हैं। 126 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं असम में बहुत जल्द और इसको लेकर के जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो बिल्कुल तैयार है। अक्षय राय मेरे सहयोगी विस्तृत जानकारी के लिए और विश्लेषण के लिए हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। अक्षय, देखिए, दोनों ही पार्टी या फिर ये कहें कि जो तमाम 5 पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिवली जो असम में है वो पुरजोर कोशिश कर रही है कि एक बार फिर से जो नंबर गेम है वो पलटा जाए। एक तरफ जहां बीजेपी की कोशिश है कि अपनी सीटों पर कायम रहे, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी 29 के आंकड़े से आगे बढ़ना चाहती हैं। ऐसे में असम में इस बार कौन से चुनावी मुद्दे हैं जो पूरे चुनाव के दौरान हावी रहने वाले हैं? देखिए, निश्चित रूप से शिखा, काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है और इस बार का चुनाव न सिर्फ बीजेपी के लिए साख का सवाल है बल्कि कांग्रेस के लिए भी करो या मरो की स्थिति वाला है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन नवीन लगातार असम का दौरा कर रहे हैं और कोशिश बीजेपी की यही है कि एक बार फिर से अपने सहयोगी दलों के साथ मिल करके असम में तीसरी बार लगातार सरकार बनाई जा सके। और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां विकास का रास्ता चुना है वहीं पर कांग्रेस पर भी कई बार हमलावर हुए हैं। नितिन नवीन और के जरिए बीजेपी कोशिश कर रही है कि वहाँ पर घुसपैठ और जो तमाम अन्य मुद्दे हैं उसको लेकर के चुनावी मैदान में उतरा जाए।
यानी कि बीजेपी एक चौतरफा कांग्रेस को घेरने में लगी है। असम हेमंत बिश्व शर्मा जो असम के सीएम हैं वो लगातार कांग्रेस और गौरव गोगोई को लेकर के आक्रामक रहते हैं। अभी हाल में ही उन्होंने उनकी पत्नी का मुद्दा पाकिस्तान से जुड़े होने का आरोप लगा करके हमला बोला था और कांग्रेस कोशिश कर रही है कि सत्ता में वापसी की जा सके। जिस तरह से कांग्रेस ने लगातार अपनी कैंपेनिंग कमेटी, चुनाव कमेटी की घोषणा की है और लगातार दौरे कांग्रेस में होने लगे हैं और प्रियंका गांधी क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन बनाई गई हैं तो ये माना जा रहा है कि असम के लिए उनका दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। सुबह उन्होंने मां कामाख्या के दर्शन किए और लगातार पार्टी वर्कर्स के साथ चर्चा और विचार विमर्श कर रही हैं ताकि किस तरह से प्रत्याशियों का ऐलान किया जाए। दूसरी तरफ बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे पर बातचीत लगातार आगे बढ़ा रही है। बीजेपी ये मान रही है कि कम से कम 95 से 100 सीटें सिखा अपने साथ लड़ा जाए और उसके बाद 126 में से जो रिमेनिंग सीटें बचे वो सहयोगी दलों के साथ जाए, जिसमें कि एनपीपी शामिल है। इसके अलावा असम गण परिषद और एक दल और है जिसके साथ बीजेपी चुनावी मैदान में उतरने का प्रयास कर रही है। हालांकि सहयोगी दलों में ही कुछ फूट की स्थिति नजर आ रही है जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी को सफलता मिलती है या फिर कांग्रेस अपने मुद्दे को जो कि ये बता रही है कि पूर्वोत्तर में विकास पूरी तरह से ठप हो चुका है, जो असम है उसमें भ्रष्टाचार और अन्य मुद्दे पूरी तरह से हावी हैं। कांग्रेस का आरोप है कि लगातार असम सीएम और उनकी सरकार में भ्रष्टाचार पूरी तरह से हावी रहा है। देखना दिलचस्प यही होगा कि जो रथ पर सवार हैं, जीत के रथ पर सवार बीजेपी असम में है, इस बार क्या वाकई एक बार फिर से वो प्रदर्शन दोहरा पाती है या फिर कांग्रेस कुछ गुल खिलाने में कामयाब रहती है। जी बिल्कुल अक्षय, हम देख रहे हैं कि बाहरी बनाम जो असम के लोग हैं उनका मुद्दा लगातार गहराता हुआ नजर आता है। हेमंता बिस्व शर्मा इस बात की बहुत ज़्यादा पहल भी करते हैं कि जो बाहर के लोग हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए। कहीं ना कहीं जो हिंदू वोटर्स हैं उनको एकजुट करने की कोशिश है और जो सनातन का सेंटिमेंट है वो भी असम में पुरजोर तरीके से नजर आता है। और देखिए बीजेपी के अंदर अगर दो ध्रुव माने तो ये कहा जा रहा है कि उत्तर भारत में योगी आदित्यनाथ जिस तरह से सनातन का प्रतिनिधित्व करते हैं उसी तरह से हेमंता बिस्व शर्मा नॉर्थ ईस्ट में योगी के नाम से अभी प्रचलित होना शुरू हुए हैं। तो इसका मतलब है कि सनातन के दमखम पर वो चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं और हाल में कई विवादों से भी जुड़े जब कई वर्ग ने आरोप लगाया कि वो जो हिंदू राजनीति के चक्कर में जो अन्य वर्ग हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा बयान कि किस तरह से मियां मैजिक और अन्य चीज़ों का नाम चर्चा में आया था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है कि हेमंता बिस्व शर्मा अपनी उसी राजनीति के लिए और खास करके बीजेपी में आने के बाद उसी राजनीति के लिए जाने जाते हैं और वो घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे हैं, वहाँ से उनको बाहर करने का लगातार ऐलान कर रहे हैं। लेकिन ये भी सोचना पड़ेगा कि सरकार फिलहाल में उनकी है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो अगर वो कुछ कदम उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति कांग्रेस इसको बता रही है और यही वजह रही है कि गौरव गोगोई लगातार उन पर आक्रामक रहे हैं। गौरव गोगोई के नेतृत्व में एक तरफ से कहा जाए तो कांग्रेस वहां पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि कांग्रेस में भी काफ़ी विरोधाभास देखने को मिल रहा है और जिस तरह से बोरा को एक तरफ से किनारे किया गया है उसको लेकर के भी कई नाराज़गी देखने को मिल रही है। देखना यही दिलचस्प होगा कि कांग्रेस अपनी एकजुटता का कैसे प्रदर्शन कर पाती है और जो अपनी सीटें हैं 29 से लेकर के कितनी आगे बढ़ पाती है, क्या सरकार बनाने में कामयाब होती है, क्या यूडीएफ के साथ वहाँ पर जो सरकार में जो चुनावी तालमेल है वो कर पाने में सक्षम हो पाती है नहीं हो पाती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये रही है कि लगभग अगर देखा जाए तो 30 से 35 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, उस पर अधिकतर सीटों पर कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा है। लेकिन जो वहाँ पर मुस्लिम वर्ग है वो भी कांग्रेस से छिटकता हुआ नजर आया है, कम से कम 5 से 10%, जिस पर बीजेपी फोकस बना करके रख रही है। 7 से 8,000 जो बूथ कहे जा रहे हैं, बीजेपी ने प्लान बनाया है कि वहां पर रीच आउट किया जाए, उनके घरों तक पहुंचा जाए और इसके लिए जो युवा बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और आरएसएस के कार्यकर्ता हैं वो घर घर तक पहुंचना शुरू भी हो चुके हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर नॉर्थ ईस्ट
ईस्ट में, सबसे बड़े राज्य में विजय हासिल करनी है तो आपको वहाँ के स्थानीय मुद्दे तो चुनने ही होंगे। राष्ट्रवाद का भी एक मुद्दा रहेगा और घुसपैठ का निश्चित रूप से बड़ा मुद्दा बीजेपी बनाने जा रही है। कांग्रेस उसको काट करने की कोशिश कर रही है और असम सीएम और अन्य मंत्रिमंडल में व्याप्त भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाने में कोशिश कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि सीटों के समीकरण के हिसाब से कौन दल वहां पर बाजी मारता है। और अभी क्योंकि सीटों के बंटवारे होंगे, पहले अपने स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक लगातार हो रही है और यह माना जा रहा है कि जल्द ही सीटों के बंटवारे हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि चुनाव आयोग लगातार प्रिपरेशन भी वहां पर करता हुआ दिखाई दिया है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग ने की थी। 2 दिन तक लगातार चुनाव आयोग की टीम वहां पर पहुंची। ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में टीम ने सभी पार्टियों के, जो 5 पार्टियां हैं पॉलिटिकल मुख्य पार्टियां, और कई पार्टियों के साथ उन्होंने चुनावी चर्चा की। ये समझने का प्रयास किया गया कि क्या क्या आप लोगों को सुविधाएं चाहिए, वो सुविधाएं देने का प्रयास करेगा। और साथ ही साथ ब्रह्मपुत्र के आसपास जो नाव से कहीं जगह पर वोटिंग करनी है वो किस तरह से जा सकते हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई है। और ये माना जा रहा है कि प्रिपरेशन अपने अंतिम चरणों में चुनाव आयोग का, उसकी अब जल्द ही ये माना जा रहा है कि जो अंतिम खाका है वो तैयार कर लिया जाएगा। SIR वहाँ पर प्रक्रिया अपनाई गई, किस तरह से उसका बेनिफिट कौन पार्टी उठा पाती है और किसके खाते में सबसे ज़्यादा वोट आएंगे वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस बार का आसाम चुनाव बहुत दिलचस्प, बहुत महत्वपूर्ण और दोनों पार्टियों के लिए करो या मरो की स्थिति लेकर के आया है। जी देखिए अक्षय, एक तरफ बीजेपी के लिए चुनौती है कि वो अपनी जगह को स्थापित करके रखे, यथास्थिति बनाकर रखे और या थोड़ा ज़्यादा और बढ़ भी जाए, क्योंकि जो टारगेट है वो थोड़े ही दूर पर होगा बीजेपी के लिए। लेकिन 29 से आगे बढ़ना ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है, वो भी तब जब हेमंता बिस्वा शर्मा को हम देखते हैं गाहे बगाहे वो सनातन का जिक्र करते हैं, वो हमेशा वोटर्स को एकजुट करने की कोशिश करते हैं, बीजेपी के पाले में लाने की कोशिश करते हैं। तो इस बार कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती वहां पर क्या है? क्या सनातन धर्म जो अभी जिसका जिक्र बार बार राज्यों में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, क्या ये भारी पड़ जाएगा कांग्रेस पर? देखिए, कांग्रेस की चुनौती खुद कांग्रेस है और हाल फिलहाल में जो मैंने देखा है कांग्रेस के जो नेता हैं एकजुटता का प्रदर्शन नहीं कर पाते और एकजुटता का प्रदर्शन करते भी हैं तो वो सिर्फ खानापूर्ति नजर आती है और इसीलिए लोगों का कनेक्शन कांग्रेस से नहीं बन पा रहा है। असम में भी यही चीज़ें देखने को मिल रही है और बूथ लेवल पर वर्कर्स जब तक कांग्रेस अपने आप को मजबूत नहीं कर पाएगी, कांग्रेस के साथ यही स्थिति बनी रहेगी। कांग्रेस को सबसे ज़्यादा फोकस अगर करना होगा तो बूथ लेवल वर्कर्स पर फोकस करना होगा, जहाँ बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में रहती है। पन्ना प्रमुखों की स्थिति बहुत बेहतर स्थिति में लेकर के बीजेपी खड़ी हो जाती है और उसके बाद सनातन और हिंदुत्व का मुद्दा तो उनके लिए रामबाण है ही। अब सबसे बड़ी दिलचस्प चीज़ यही होगी कि बीजेपी अपने जो मोटिव को जो 65 सीटें रही हैं उसके आसपास वो कितनी सीटों को और आंकड़ा बढ़ाती है। 35 सीटों के करीब निश्चित रूप से बीजेपी का रहना ये बताता है कि वो मजबूत स्थिति में रही है। लेकिन फिलहाल ये भी ज़रूर देखना दिलचस्प है कि हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ क्या एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं बनी है, क्योंकि कई जगहों पर जब कुछ दिनों पहले मैं असम गया था तो ये देखने में आया था कि असम सीएम के साथ असम में बीजेपी के पास चुनौती है अपनी सीटों को बचाकर रखना और थोड़ा सा और आगे की तरफ नंबर गेम में खिसकना। वही दूसरी तरफ कांग्रेस के पास चुनौती है एक बार फिर से वापसी करना और इन सब में जो एक बड़े कह सकते हैं कि वैलिडेशन के तौर पर इस समय हेमंता बिस्वा शर्मा है, क्योंकि ये वही नेता हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस की रणनीति अच्छे से जानते हैं, असम के लोगों का सेंटिमेंट पिछले कई वर्षों से समझते आ रहे हैं और बीजेपी जो हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही है, जो बीजेपी जो हैट्रिक लगाने की बातचीत कर रही है, उसमें रणनीतियों में क्या बदलाव संभव है, इसी को लेकर के अक्षय के साथ हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। अक्षय, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। और देखिए, बीजेपी की अपनी चुनौतियां हैं। बीजेपी ने एक टारगेट रख लिया है। लगभग ये कहा जा रहा है कि नितिन नवीन ने सभी कार्यकर्ताओं से कहा है कि हर बूथ पर लगभग 50% वोट को टारगेट रखें और तभी हम बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। इसका मतलब है कि बूथ को और मजबूत करना है और प्रधानमंत्री लगातार आप देखते होंगे कि जब चुनाव नज़दीक आता है वो बूथ कार्यकर्ताओं से इंटरेक्ट करते हैं, उनसे कोशिश करते हैं बातचीत किया जा सके। स्ट्रॉन्ग जितना बूथ रहता है बीजेपी को उतना फ़ायदा मिलता है, ये बीजेपी ने देखा है और उसको करके भी दिखाया है। दूसरी तरफ कांग्रेस के सामने चुनौतियाँ ये हैं कि
बूथ लेवल पर कैसे कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जाए, उनको इकट्ठा किया जाए। चुनाव आयोग की तरफ से भी खबरें आ रही हैं कि अप्रैल में पहले सप्ताह में चुनाव असम में हो सकता है और इसकी घोषणा मुझे लगता है कि फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च के पहले सप्ताह में हो जाएगी। उसके लिए तैयारियां जैसा मैं जिक्र कर रहा था लगभग पूरी हो चुकी हैं। चुनाव आयोग से तमाम पार्टियों ने यही कहा है कि सिंगल फेज में वहां पर चुनाव किया जाए, यानी कि 126 सीटों पर सिंगल फेज में चुनाव हो। अगर ऐसा होता है तो फिर चुनाव आयोग के लिए सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। एक साथ चुनाव कराने में तमाम दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन चुनाव आयोग की जैसी रही है कैलकुलेशन रही है, मुझे लगता है कि वो सही तरीके से हो जाएगा। कोशिश सभी पार्टियों की यही है कि एक बार फिर से सत्ता में वापसी की जा सके। चलिए ठीक है अक्षय, बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए।